Welcome back to the second video of Chapter 1 Cold War। इस वीडियो में हम आज कार्टून्स भी डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में दो कार्टून्स हैं एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो पेपर्स में आते हैं। सो स्टिक टू द एंड। एंड हमारा आज का टॉपिक है चैलेंज टू बायपोलैरिटी। अब बायपोलैरिटी हमें समझना पड़ेगा। पहले बायपोलैरिटी होता क्या है। नाउ बायपोलैरिटी की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। बायपोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर in which the majority of global economic, military and cultural influence is held between two states। बाय का मतलब हमें पता है टू होता है एंड पोलैरिटी जैसे पोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं हर चीज के। लाइक अर्थ के दो पोल्स हैं, मैग्नेट के दो पोल्स हैं। तो जब वर्ल्ड पे दो कंट्रीज का इन्फ्लुएंस होता है ग्लोबल लेवल पे, लाइक इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है दो कंट्रीज का पूरे वर्ल्ड पे, जैसे यूएसए एंड यूएसएसआर का वर्ल्ड पे पूरा इन्फ्लुएंस था, उस सिस्टम को हम बोलते हैं बायपोलैरिटी सिस्टम। अगर एक कंट्री का होता जैसे यूएसए, सिर्फ यूएसए का, तो उसको हम बोलते यूनिपोलैरिटी सिस्टम। एंड दो से ज़्यादा का होता तो हम उसको बोलते हैं मल्टीपोलैरिटी सिस्टम। अब कोल्ड वॉर की वजह से पूरी वर्ल्ड में दो राइवल अलायंसेस बन गए थे और पूरी वर्ल्ड डिवाइडेड हो गई थी। तो एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, उसने एक थर्ड ऑप्शन दिया उन कंट्रीज को जो उसी टाइम पे इंडिपेंडेंट हुई थी या फिर उसी टाइम पे डीकोलोनाइज्ड हुई थी। मोस्टली अफ्रीकन एशियन कंट्रीज थी। तो उनके लिए एक थर्ड ऑप्शन था कि वो ना यूएसए को फॉलो करे ना यूएसएसआर को फॉलो करे, किसी का अलायंस सिस्टम को ज्वाइन ना करें। अब यहाँ पे हमारा अगला थीम है कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को किसने फॉर्म किया था। तो मेनली 5 इसके लीडर्स थे। फर्स्ट थी युगोस्लाविया जिसके लीडर थे जोसेफ ब्रोज टीटो। सेकंड कंट्री थी इंडिया जिसके प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। थर्ड कंट्री थी इजिप्ट जिसके लीडर थे गमाल अब्देल नासेर। फोर्थ कंट्री थी इंडोनेशिया जिसके लीडर थे सुकार्नो। एंड फिफ्थ कंट्री थी घाना जिसके लीडर थे क्वामे नक्रुमा। सो ये 5 फाउंडर्स थे नाम के नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के। इसकी फर्स्ट समिट हुई थी बेलग्राडे में, जो कि सर्बिया नाम की एक कंट्री है, उसकी कैपिटल है बेलग्राडे। और ये समिट हुई थी 1961 में। यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, इसको हम समझ सकते हैं आखिर क्यों नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की ज़रूरत पड़ी थी फॉर्म होने के लिए, इसका मोटो क्या था। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट है कॉरपोरेशन अमॉन्ग दिस 5 कंट्रीज। ये जो 5 फाउंडर कंट्रीज हैं इनके बीच में कॉरपोरेशन बना रहे, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, पॉलिटिकल कॉरपोरेशन। सेकेंड पॉइंट है ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशंस। उस टाइम पे कोल्ड वॉर के टेंशंस काफ़ी बढ़ रहे थे, इसलिए ज़रूरत थी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कोल्ड वॉर की टेंशन को कम करे। थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो न्यूली अफ्रीकन कंट्रीज जो डीकोलोनाइज्ड हो रही थी या फिर इंडिपेंडेंट हो रही थी, उनको एंट्री करना पड़ रहा था, ज्वाइन करना पड़ रहा था इंटरनेशनल लेवल पे। इन राइवलरीज के बीच में वो घिस जाते थे बीच में। तो इसलिए उनको एक ऑप्शन दिया जाए कि वो इन दोनों का हिस्सा ना बन के एक थर्ड ऑप्शन, वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा बन जाए। तो स्टार्टिंग में इसमें जो इसकी फर्स्ट समिट हुई थी बेलग्राडे में, उसमें सिर्फ 25 मेंबर स्टेट्स थे, 25 कंट्रीज थी। एंड जो इसकी लास्ट समिट हुई है वो हुई है 2016 में वेनेजुएला में। वेनेजुएला भी एक कंट्री है साउथ अमेरिका में। एंड उस टाइम पे इसमें 120 मेंबर्स थे। यूनाइटेड नेशंस के बाद ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सेकंड नंबर पे, जिसमें 120 मेंबर्स हैं एंड 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज थी। हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज भी होती हैं। अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी और काफ़ी कंट्रीज को ज्वाइन करती गई बाद में। अब स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस जो कि मेन मोटो था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो आइसोलेशनिज्म था और न्यूट्रलिटी था। आइसोलेशनिज्म एक आइसोलेशन वर्ड आपने सुना होगा, इंग्लिश में यूज़ होता है, मतलब दुनिया से हट के रहना, अलग रहना।
तो आइसोलेशनिज्म नहीं था। यहाँ पे डेफिनेशन दी है, आइसोलेशनिज्म मीन्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब ये नहीं था कि आप पूरे वर्ल्ड से आइसोलेट हो जाएंगे या फिर न्यूट्रल हो जाएंगे। जबकि जो कंट्रीज जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में थी वो न्यूट्रल नहीं रहती थी। जैसे इंडिया, वो मेडिएट करती थी राइवल अलायंसेस के बीच में, वो मेडिएट करती थी, समझौते करवाती थी ताकि पीस एंड स्टेबिलिटी बनी रहे वर्ल्ड में। एंड यहाँ पे न्यूट्रलिटी का भी मतलब दिया है, न्यूट्रलिटी रिफर्स टू प्रिंसिपली टू अ पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। तो इसका मतलब नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये भी नहीं था कि वो कंट्री न्यूट्रलिटी में है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया ने काफ़ी वॉर्स की जैसे चाइना और पाकिस्तान के साथ, बट वॉर्स को प्रिवेंट करने में भी उसने काफ़ी हेल्प की। जैसे कोरियन वॉर को प्रिवेंट करने के लिए उसने मेडिएट किया था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये समझना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जो कंट्रीज ज्वाइन कर रही थी, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज वो काफ़ी पुअर थी। उनको बोला जाता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, LDC। वो कंट्रीज का एम पहला ये था कि वो अपनी पॉवर्टी को हटा सके, अपने पीपल को पॉवर्टी से बाहर ला सके। तो उनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी था। तो नाम में जितनी भी कंट्रीज ज्वाइन करती थी वो रिच कंट्रीज नहीं होती थी, वो कंट्रीज होती थी जो डीकोलोनाइज हुए या फिर तुरंत इंडिपेंडेंट हुए उस टाइम पे। तो उनके लिए उनका फर्स्ट एम होता था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो कि मेनली US, रशिया, इनके अगेंस्ट में था, तो उनको जो कंट्रीज ज्वाइन करती थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को, उनके लिए हार्ड होता था, क्योंकि वो रिचर कंट्रीज पे ही तो डिपेंडेंट होती थी अपने डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि रिचर कंट्रीज उनको फंड्स देती थी डेवलपमेंट के लिए। तो अगर वो किसी अलायंस को ज्वाइन नहीं करते तो उनके पास फंड्स कहाँ से आते, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करते। तो वहीं से एक आइडिया आया था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का। तो यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे। उसमें ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में कैसे रिफॉर्म्स किए जाएं ताकि ये जो स्मॉल कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो भी वर्ल्ड लेवल पे आगे आ पाएँ और अपनी इकोनॉमी को वीक से स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है LDC कंट्रोल देयर नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स जो LDC हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके कंट्रोल होना चाहिए अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे। कोई वेस्टर्न कंट्री उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना करे, वो अपने रिसोर्सेज को खुद कंट्रोल करे। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया है एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स। जो LDC है उनको एक मार्केट दिया जाए, वेस्टर्न कंट्रीज में मार्केट उनके लिए हो, एक्सेस हो उनको उस मार्केट में, ताकि वो अपने वहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर सके और वो उनको थोड़े बेनिफिट्स हों। थर्ड यहाँ पे दिया है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। जब वो टेक्नोलॉजी यूज़ करें या फिर खरीदे वेस्टर्न कंट्रीज से, तो उनके लिए थोड़े कम प्राइस किए जाए उस टेक्नोलॉजी का। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है प्रोवाइड द LDC विथ अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उनमें इनका थोड़ा रोल बढ़ाया जाए, उनको ग्रेटर रोल दिया जाए लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को। तो धीरे धीरे जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसका नेचर चेंज होने लग गया। पहले वो वॉर को एंड करने के लिए, कोल्ड वॉर को एंड करने के लिए काम करता था, पीस के लिए काम करता था, बट अब वो इकोनॉमिक इश्यूज पे काम करने लग गया। जो फर्स्ट समिट हुई थी बेलग्राडे में, इकोनॉमिक इश्यूज का टॉपिक नहीं था, बट धीरे धीरे मिड 1970s यानी 1975 के आसपास आते आते ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया। इकोनॉमिक इश्यूज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। तो धीरे धीरे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बिकेम एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। बट धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया 80s के बाद, तो जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है वो धीरे धीरे फेड होने लग गया, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो यूनाइट हो गई और उन्होंने काफ़ी अपोज किया इसका। और जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए यूनाइट होना काफ़ी मुश्किल था।
अब हमारा टॉपिक है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। तो इंडिया हमें पता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का लीडर था। तो इसने कोल्ड वॉर में दो तरीके से रिस्पॉन्स किया। एट वन लेवल स्टेइंग अवे फ्रॉम द टू अलायंसेस, वो इन दोनों अलायंस सिस्टम से दूर रहा। और सेकंड, इसने वॉइस रेज की अगेंस्ट में, क्योंकि डीकोलोनाइज जो कंट्रीज हैं वो इन अलायंसेस का हिस्सा बनते जा रही थी। जो न्यू कंट्रीज हैं इन अलायंसेस का हिस्सा बनते जा रही थी, उसके अगेंस्ट में इंडिया ने वॉइस रेज की थी। नेहरू जी ने वर्ल्ड को ये समझाया था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वो पॉलिसी नहीं है कि इसमें हम फ्लीइंग अवे, मीन्स हम इसमें भाग रहे हैं, वर्ल्ड अफेयर्स से, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से हम भाग रहे हैं। जबकि इसका ये मतलब था कि हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड अफेयर्स में एक्टिव हैं और हम कोल्ड वॉर की जो राइवलरी है उसको सॉफ्टन कर रहे हैं, यानी शांत करवा रहे हैं, ताकि कोल्ड वॉर एस्केलेट होके एक हॉट वॉर ना बन जाए। हमने कोल्ड वॉर और हॉट वॉर के बारे में भी डिस्कस किया था पिछली क्लास में। जो नॉन अलाइनमेंट है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो एक इंटरनेशनल कॉज है। उसमें इंडिया का बहुत कम इंटरेस्ट है, बट इसने इंडिया के लिए फिर भी बहुत हेल्प की दो तरीकों से। फर्स्ट, इसने इंडिया को अलाउ किया इंटरनेशनल लेवल पे डिसीजन मेकिंग में। उस टाइम पे सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे यूएस, यूके, रशिया, यही सब डिसीजन मेकिंग करती थी इंटरनेशनल लेवल पे। बट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की वजह से इंडिया को भी एक मौका मिला वो इंटरनेशनल लेवल पे डिसीजन ले सके। सेकेंड, इंडिया एक कंट्री, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में एक ऐसा फायदा होता था, अगर कोई कंट्री सुपर पावर इंडिया को इग्नोर करती थी या फिर प्रेशराइज करती थी, तो वो ऐसा कर सकता था कि वो दूसरे सुपर पावर की तरफ चला जाता था। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया को यूएस प्रेशराइज कर रहा है या फिर इग्नोर कर रहा है इंडिया की बातों को, तो वो क्या करता, यूएसए का साथ ना देके रशिया का साथ देने लग जाता, जिससे यूएसए को नुकसान होता है, क्योंकि सारी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंट्रीज रशिया का साथ देने लग जाती। तो इसलिए ये दोनों कंट्रीज जो सुपर पावर्स थी वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की कंट्रीज का बातों को सुनती थी, उनको इग्नोर नहीं करती थी, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती अगर वो इग्नोर करने लग जाती तो इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला, काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। तो इंडिया को मेनली दो तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है, यहाँ पे दिया है। फर्स्ट, ये कहा गया कि इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट है वो काफ़ी अनप्रिंसिपल्ड है। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज हैं उनमें फर्म स्टैंड नहीं लेता, उनमें स्टैंड नहीं ले पाता अच्छे से, वो अपने इंटरेस्ट में ही रह जाता है। पहला ये है। दूसरा क्रिटिसाइज ये किया जाता है कि इंडिया तो पहले मना करता है कि आप अलायंस ज्वाइन मत करिए, आप हमें ज्वाइन करिए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन करिए। बट इंडिया ने खुद एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1971 में यूएसएसआर के साथ साइन की थी फॉर 20 ईयर्स। तो जो बाकी कंट्रीज है आउटसाइड, जो ऑब्जर्वर्स हैं, उन्होंने बोला कि ऐसे तो ये तो वही बात होगी कि इंडिया ने खुद सोवियत अलायंस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया। बट जो इंडियन गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि इंडिया को डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे बांग्लादेश क्राइसिस चल रहा था, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस करवाने के लिए पाकिस्तान से वॉर चल रही थी, तो इसलिए हमें मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत थी, इसलिए हमने ऐसा ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी। तो ये दो तरीके थे जिनसे इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता है वर्ल्ड लेवल पे। तो यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे हम चैप्टर 2 में ये पढ़ेंगे द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ, कोल्ड वॉर कैसे एंड हुई 1991 में, यही सब हम पढ़ेंगे। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। इस चैप्टर से इस साल 2020 के बोर्ड एग्जाम्स में 2 क्वेश्चंस आए हैं जिनका टोटल है 8 मार्क्स, यानी इस चैप्टर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। फाइनल एग्जाम में इस चैप्टर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन जो आया था वो है क्वेश्चन नंबर 23, जो क्वेश्चन था 4 फाउंडर लीडर्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। कौन से 4 लीडर्स थे, फाउंडर लीडर्स थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, वो हमें बताना है। कंट्री का नाम भी बता सकते हैं साथ में, लेकिन उनके प्रेसिडेंट और लीडर के नाम बताने इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन था 2 मार्क्स का। और अगला क्वेश्चन जो आया था वो था क्वेश्चन नंबर 32। इसमें था एक्सप्लेन एनी 4 कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर।
ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। कॉजेज क्या थे, कोल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हुई थी, इसके हमें 4 कॉजेज बताने हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। एंड अब हम डिस्कस करेंगे कार्टून्स, जो इस चैप्टर में 2 कार्टून्स हैं। तो ये है हमारा पहला कार्टून। इसमें देख सकते हैं एक पिक्चर दी है जिसमें इस पर्सन पे लिखा है यूएसएसआर, इस लेडी पे लिखा है यूएस, एंड ये पर्सन डिस्क्राइब कर रहा है चाइना को। तो फर्स्ट साइड में देख के तो यही लग रहा है कि जो यूएस है वो चाइना का साथ दे रहा है पीछे से छुप के, और ये बात यूएसएसआर को नहीं पता। अब इसका बैकग्राउंड समझते हैं। 1969 में 1969 में सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में एक वॉर हुई थी, साइनो सोवियत यूनियन वॉर जिसको हम बोलते हैं। ये वॉर हुई थी बॉर्डर डिस्प्यूट पे। तो इस वॉर की वजह से इन दोनों के बीच में काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स होने लग गए थे, इनके रिलेशनशिप में डिस्टेंस आने लगा था, और चाइना के लिए रशिया एक थ्रेट बन गया था। पहले उसके लिए थ्रेट यूएस था, बट अब एक उसका थ्रेट रशिया बन गया था, यूएसए नहीं था उसके लिए थ्रेट। एंड उसी टाइम पे 1972 में जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे यूएसए के, निक्सन, उन्होंने चाइना को विजिट किया था। वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे चाइना को विजिट करने वाले। तो जिसकी वजह से चाइना और यूएसए के बीच में रिलेशंस बढ़ने लगे थे, उनके बीच में कॉरपोरेशन आने लगे थे, और रशिया से चाइना का, यूएसएसआर से चाइना का डिस्टेंस होने लगा था धीरे धीरे। तो इस कार्टून से हमें ये पता चलता है। अब ये हमारा सेकंड कार्टून है जो कि उस टाइम पे वियतनाम वॉर के टाइम का है। ये पर्सन लाइक यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वियतकॉन्ग को। वियतकॉन्ग वियतनाम की एक पार्टी थी। ये पर्सन उस टाइम पे प्रेसिडेंट यूएसए के थे, जॉनसन। तो फर्स्ट साइट में तो इसमें यही है कि कैसे यूएसए वियतकॉन्ग को परेशान कर रहा है, जो कि वियतकॉन्ग काफ़ी छोटा है, वियतनाम काफ़ी छोटा है, और यूएसए एज एक ह्यूमन की तरह दिखाया गया है, वो काफ़ी बड़ा है, उस पर कैसे परेशान कर रहे हैं। तो उस टाइम पे वियतनाम वॉर चल रही थी। 1965 में यूएसए ने वियतनाम वॉर को ज्वाइन कर लिया था। वियतनाम वॉर इसलिए हुई थी क्योंकि फ्रांस ने वहाँ पे कॉलोनी सेटअप की थी वियतनाम में, और फ्रांस और वियतनाम में धीरे धीरे वॉर हुई थी, कॉलोनी हटाने के लिए फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था। उस टाइम पे जो पार्टी थी वियतकॉन्ग, तो वियतनाम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था, यानी वो आइडियोलॉजी जो यूएसएसआर फॉलो करता था। तो इसलिए यूएसए ने इस वॉर में एंट्री की ताकि वो इस वॉर में दखल दे, और अगर जीत जाएगा तो वो कम्युनिज्म वहाँ से हटा दे, सोशलिज्म वहाँ से हटा देगा। तो इसलिए बट यूएसए को ये भारी पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं वियतकॉन्ग ने उस पर उल्टा वॉर कर बहुत बुरी तरह से उसको परेशान कर दिया था। फिर तो यूएसए ने फिर वहाँ से ट्रूप्स अपने हटा लिए थे, और कहा जाता है कि यूएसए वॉर जीत गई थी, बट ये भी कहा जाता है कि वॉर कोई भी नहीं जीता था, क्योंकि एक छोटी सी कंट्री होके भी वियतनाम ने यूएसए को बुरी तरीके से परेशान कर दिया था, उसको ट्रबल्स में डाल दिया था, और एंड में यूएसए को अपने ट्रूप्स वापस लेने पड़े थे। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, एंड कल हम अगली। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।